नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद से वक्फ बिल पर मोहर लगने के बाद अब इस बिल को लेकर विरोध भी लगातार बढ़ता जा रहा है। मुस्लिम सड़कों पर उतर आए हैं और अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन की भी शुरुआत हो गई है। तस्वीरें देखिए, अलग अलग राज्यों से तस्वीरें सामने आई है जहां मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हैदराबाद में जमकर बवाल मचा है, कर्नाटक में बवाल मचा है, केरला में बवाल मचा है। ये आपको पश्चिम बंगाल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो वहीं अलग अलग जगहों पर विरोध की तस्वीरें आप देख सकते थे। खास बात यह है कि आज शुक्रवार है, जुमे की नमाज के बाद भी लोगों ने नमाज अदा करने के बाद भी विरोध प्रदर्शन किया और हाथों में काली पट्टी भी बांध ली। तो सड़कों पर तो मुसलमान उतर आया है, जमकर विरोध भी हो रहा है, लेकिन पुलिस की सख्ती भी है। लेकिन इन सब के बीच, विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के बीच अब सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाओं की लंबी लिस्ट बढ़ती जा रही है। पहले और आज सुबह ही जयराम रमेश ने सबसे पहले ऐलान किया था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है और इसी के साथ एक बड़ी खबर आपको यह भी बता रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर दिया है। तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी ऐलान कर दिया है कि वो 1-2 दिनों में रणनीति बनाकर, प्लानिंग बनाकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। तो किस तरह से वक्फ संशोधन बिल को लेकर सड़कों पे बवाल मचा है, कोर्ट तक भी मामला पहुंच चुका है, तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, सुबह से लगातार हम अपडेट दे रहे हैं। अब तक बताया जा रहा है कि 2 याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है। कांग्रेस पार्टी भी पहुंच गई है, असदुद्दीन ओवैसी भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं। क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में? क्या सुप्रीम कोर्ट इनकी याचिका को एंटरटेन करेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जजों के बीच कंफ्यूजन चल रहा है। सीजेआई खुद कंफ्यूज हैं। ये वही स्थिति दोहराई जा रही है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जमानत दी थी और वो जमानत थी अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल को जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि ईडी के नियमों के अनुसार इनको जमानत दी जानी चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा था लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करना है। तो अरविंद केजरीवाल बहुत बड़े नेता हैं, उनकी अनुपस्थिति में आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए इनको जमानत देनी चाहिए चुनाव को लेकर। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कपिल सिब्बल पहुंच गए याचिका लेकर कि भाई, जब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी तो सोरेन को क्यों नहीं मिलनी चाहिए। फिर मनीष सिसोदिया के वकील पहुंच गए, केजरीवाल को जमानत तो इनको जमानत क्यों नहीं मिलनी चाहिए। अब वो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि जमानत की याचिकाओं की लाइन लग गई, धड़ाधड़ जमानत की याचिकाएं मिल रही है और उन्होंने फिर अपना रुख बदला कि नहीं, हमने अरविंद केजरीवाल को जो जमानत दी उसमें इन लोगों को नहीं जोड़ा जा सकता, यानी कि कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी सुप्रीम कोर्ट में। अब वही स्थिति है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की जा रही है। ओवैसी ने याचिका दायर की। ओवैसी पिछले दिनों वर्शिप एक्ट के खिलाफ भी जो याचिका दायर की गई थी उसमें इंटरवेंशन याचिका दायर की, यानी ओवैसी याचिका दायर करते रहेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से याचिका दायर की गई है या मोहम्मद जावेद ने खुद याचिका दायर की है, ये अभी क्लियर नहीं किया गया। कांग्रेस के तरफ से याचिका दायर करने का मतलब है पार्टी के तरफ से याचिका दायर या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके याचिकाकर्ता होते या तो कांग्रेस की कोई कमेटी की तरफ से याचिका दायर की जाती, या कांग्रेस वर्किंग कमेटी ये कहती कि हम सार्वजनिक तौर पर याचिका दायर कर रहे हैं, जिसमें याचिकाकर्ता के तौर पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सारे मेंबर के हस्ताक्षर है। ये तो मोहम्मद जावेद ने किया और मोहम्मद जावेद एक सांसद है कांग्रेस का, तो कोई भी इंडिविजुअल को याचिका दायर करने से रोका नहीं जा सकता। अब ऐसे में कंफ्यूजन इस बात की है कि सीजेआई को लगने लगा अब ये याचिका कहां जाकर रुकेगी। अभी अगर याचिका को एक्सेप्ट करते हैं, उसकी सुनवाई का डेट देते हैं, तो फिर अभी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसकी तरफ से कहा गया है, आपने बताया कि स्ट्रेटजी बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई जाती है? 2 ही स्ट्रेटजी होती है। एक स्ट्रेटजी होती है कि हम याचिका दायर कर रहे हैं तो हम अपने तरह से बेंच निर्धारित करें कि किस बेंच में सुनवाई हो तो हमारे पक्ष में फैसले आने की संभावना ज्यादा रहे, जैसे कि कई जमानत याचिकाओं पर होता है। कपिल सिब्बल ने जमानत याचिका दायर की और उसके बाद 3 बार वो याचिका वापस ले लिया। क्यों?
क्योंकि उनको लगा कि हमारे अनुकूल बेंच नहीं है। ये बेंच की सेटिंग होती है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लग रहा होगा स्ट्रेटजी बनाने के लिए कि हम याचिका दायर करेंगे तो हमें कौन सी बेंच मिलेगी, किन जजों की बेंच होगी और उस पर फैसले कब तक आएंगे। अगर इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए बेंच बना दी जाती है और उसमें उस बेंच में, चूंकि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण इशू है, तो उस बेंच में सीजेआई संजीव खन्ना खुद होते हैं। तो सीजेआई संजीव खन्ना के साथ समस्या यह है कि वो ज्यादा दिन तक उनका कार्यकाल बचा नहीं है। वो 13 मई को रिटायर होंगे और अगर 13 मई को रिटायर होंगे और उस बेंच में खुद रहना चाहेंगे तो ऐसी स्थिति में वो बेंच डिजोल्व हो जाएगी, नया सीजेआई आएंगे, फिर से नई बेंच बनानी पड़ेगी। रोस्टर में तो यही होता है। तो ऐसे में सीजेआई कंफ्यूज इस बात को लेकर है कि हम इन याचिकाओं वाली बेंच में रहें या ना रहें, और उस कंफ्यूजन में उनको समस्या ये हो रही है कि अगर इस बेंच से हम बाहर होते हैं तो भी हमारे ऊपर सवाल उठेगा कि ये कितना महत्वपूर्ण मामला। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक संसद से पारित हुआ, मुस्लिम संगठन इसके विरोध में हैं, यहां तक कि कुछ विपक्षी पार्टियां विरोध में हैं, और इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से इंटरवेंशन की बात सोची, याचिका दायर की, और सीजेआई ने इससे अपने आप को अलग कर लिया। तो ये बड़ा कंफ्यूजन है कि अगर हम रहते हैं तो फिर सवाल उठेंगे उस बात के लिए कि ये लंबी खींचेगी क्योंकि हम रिटायर होने वाले हैं, नई बेंच बनेगी। अगर इससे दूर रहते हैं तो ये सब दबाव बनाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जजों के ऊपर सवाल उठते रहे। ये सीजेआई चंद्रचूड़ थे, उनके ऊपर सवाल क्या उठे? ज्ञान वापी मामले में आपने ऐसी बात कह दी, पिंडोरा बॉक्स खुल गया। उसके बाद याचिकाओं की लाइन लग गई, सारे मस्जिदों में, सारे दरगाहों में खोजे जाने लगे मंदिर। यही बात उठी थी जब वो रिटायर हुए थे। तो उसके बाद उनके ऊपर सवाल उठे, प्रधानमंत्री मोदी को अपने घर पर कैसे बुला लिए, कैसे पूजा, गणेश पूजा में उनके साथ दिखाई पड़ गए, फोटो आ गया, उनके ऊपर सवाल उठने लगा। तो सवाल अब संजीव खन्ना के पास है कि वो इस याचिकाओं को स्वीकार करते हैं या फिर समय लेते हैं कि अभी इंतजार कीजिए, इसमें कई और याचिकाएं आने की बात हो रही है। जब सारी याचिकाएं आ जाएगी तब रोस्टर बनाएंगे और फिर उसके बाद बातचीत करेंगे। ये तो जाहिर है कि याचिकाओं की लिस्ट लंबी होगी, लेकिन सर आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या कानूनी प्रावधान होता है? ये तो कानून अब बन जाएगा, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये पूरा हक होता है कि वो किसी भी कानून को जो लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों से पास होकर कानून बनकर आता है उसे वो आसानी से रद्द कर सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट एक बड़ी अथॉरिटी है और अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के एक जज हेलेन ने कहा था कि अगर हमें कांग्रेस के किसी विधेयक, यानी कि वहां के पार्लियामेंट के किसी विधेयक को, किसी कानून को खारिज करना है जो हमें पसंद नहीं है, तो हमारे पास ये अथॉरिटी है कि हम कोई ना कोई तर्क निकाल कर रहेंगे और कोई ना कोई तर्क निकाला ही जा सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों किया है, इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला दिया, वो भी कानून था, संसद से बना गया और उसको एक टेक्निकल इशू के आधार पर। दूसरा है कि इन लोगों के पास हथियार होता है बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना, एक ऐसा हथियार है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अब तक डिफाइन नहीं किया, अब तक बताया ही नहीं कि संविधान के कौन कौन से प्रावधान बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार के समय से यह चलता आ रहा है, डिफाइन इन लोगों ने नहीं किया, जब मर्जी होती है कह देते हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, इसलिए सरकार इस पर कानून नहीं बना सकती। जैसे एनजेएसी भी कानून आया था, जजों के खिलाफ ही था, तो 2014 में आया, 2015 के अक्टूबर में मामला गया और जजों ने सोचा कि ये हमारे ऊपर है, तो इसलिए इसको रिजेक्ट करते हुए कहा ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है कि आप जजों की नियुक्ति में ऐसी बातें नहीं कर सकते। इसलिए अथॉरिटी तो है, लेकिन अथॉरिटी अगर आप गलत तरीके से उपयोग में लाओगे तो इसी के आधार पर आज ये बात उठ रही है कि इनका अपॉइंटमेंट कैसा हो। अमेरिका ने उसका समाधान कर लिया। अमेरिका ने कहा कि भाई जज को नियुक्त नहीं करेंगे, जब सरकार बदलेगी सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस की नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं और उसके आधार पर वैचारिक विभेद नहीं होना चाहिए। आप कानूनी स्तर पर कोई भी कानून को खारिज करो, एक्सेप्ट करो, कोई भी फैसला दो, यहां वैचारिक भिन्नता है। यहां सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज टिप्पणियां करते हैं, फैसले कम देते हैं, टिप्पणियां ज्यादा करते हैं, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि जजों की टिप्पणियों से
विपक्षी पार्टियों को एक टूल्स हथियार मिल जाता है। और कानून मंत्री रहते हुए यही किरण रिजिजू जो आज विधेयक पेश किए, उन्होंने ही कहा था कानून मंत्री जब थे तो, कि जज के फैसले में जब टिप्पणियों की कोई भूमिका ही नहीं है तो टिप्पणी क्यों की जानी चाहिए, फैसले से उसे बाहर रखना चाहिए। तो ये स्थितियां सुप्रीम कोर्ट के जजों की रही है और सुप्रीम कोर्ट की रही है। लेकिन इस मामले में देखा जाए तो ये ऐसा कानून है जिसमें कई बार संशोधन हो चुके हैं। यानी कि पहले आपने इसे बेसिक स्ट्रक्चर नहीं माना, 1954 में एक्ट बना, 1923 के बाद 54 में बना, उसके बाद 1995 में बना, 2013 में संशोधित हुआ, अब 2025 में फिर से संशोधित हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर इस पर सरकार के विरोध में फैसला देती है तो फिर इसका मतलब है कि सरकार को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि संसद से बनाए गए कानून का कोई अथॉरिटी है, कोई मायने है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों को ही बोल दो कि आप ही सुप्रीम कोर्ट में बैठकर कानून बना लो, उसी का पालन करने के लिए हम कार्यपालिका बैठे हुए हैं, विधायिका कोई जरूरत नहीं, कार्यपालिका की जरूरत नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही सर्वे सर्वा बन जाए पूरे देश के लिए। हालांकि ये लगता नहीं है कि इस बार कोई ऐसा फैसला आएगा जो सरकार के विरोध में हो, क्योंकि इसमें सारे नियम कानून को देखते हुए इतने दिनों में एक एक संशोधन पर चर्चा हुई, जेपीसी में चर्चा हुई, सारे संशोधन पर वोटिंग हुई, फिर यह बिल पास हो गया है संसद के दोनों सदन से। अब राष्ट्रपति की मुहर लगनी है। इसलिए इन लोगों की बौखलाहट है। अगर लगता कि सुप्रीम कोर्ट से कोई फायदा मिल सकता है तो ये प्रोटेस्ट नहीं होता। बौखलाहट साफ साफ नजर आ रही है। सर, आज जो ये तस्वीरें अलग अलग राज्यों से आई, पश्चिम बंगाल में तो भयंकर बवाल हुआ, लोग सड़कों पे ही बैठ गए, बैनर पोस्टर लेकर आए, हैदराबाद में भी बवाल हुआ और पुलिस के साथ तो यहाँ पे हाथापाई भी हो गई है। तो सर, कईयों को तो हिरासत में भी लिया गया। लेकिन सर, इस तरह की जो तस्वीर आ रही है, क्या आने वाले दिनों में ये विरोध प्रदर्शन और बड़ा होगा? क्योंकि धमकी और चेतावनी तो ये दे रहे हैं। और इस प्रोटेस्ट में क्या विपक्ष के बड़े बड़े नेता भी शामिल होते हुए नजर आएंगे? देखिए, अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी बात है। ऐसा होना चाहिए, इन लोगों को सड़कों पर आना चाहिए, प्रदर्शन करके बताना चाहिए कि हम डेमोक्रेसी में बिलीव तो करते हैं लेकिन संसद में बिलीव नहीं करते। ये बार बार कह रहे हैं कि आपके पास संख्या होगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मनमानी कर रहे हैं, ये संविधान पर हमला है। तो संख्या थी तभी आप लोगों ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया, संख्या थी तभी आप लोगों ने वक्फ बोर्ड एक्ट लाया, संख्या थी तभी इसमें संशोधन करके वक्फ बोर्ड को इतना ज्यादा अधिकार दे दिया कि ये कोर्ट के दायरे से भी बाहर है। संख्या के आधार पर ही डेमोक्रेसी में तय होता है। अगर संख्या नहीं होगी तो कल मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो संख्या की इज्जत करो और उसके बाद अगर प्रोटेस्ट के रास्ते से जाना चाहते हो तो ये मान लो कि प्रोटेस्ट आपके खिलाफ भी हो सकता है। आप अगर प्रोटेस्ट कर रहे हो, ये जितने प्रोटेस्ट दिख रहे हैं ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है, ये हर जगह पर ये शुक्रवार की नमाज जो इकट्ठा होने के लिए किया ही जाता है। इसकी जो थ्योरी रखी ही गई इसलिए कि एक दिन वीक में सब इकट्ठा हों और उस समय तकरीर दी जाए, आपको एक दिशा दी जाए। लेकिन ये दिशा धार्मिक नहीं है, ये दिशा पॉलिटिकल है। तो पॉलिटिकल दिशा अगर आपको मस्जिदों में बैठकर दी जाएगी तो उसके बाद राजनीति का धार्मिकरण होगा और धर्म की राजनीति फिर बढ़ेगी। तो इसलिए ये प्रोटेस्ट का असर जो दिख रहा है इन लोगों के लिए उल्टा है, विपक्ष के लिए संकट है। और अभी अगर इससे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, जिस तरीके से अभी हाथापाई की बात आप कर रही हैं, हर जगह पर कुछ हाथापाई हुई, कुछ झगड़े हुए, इन लोगों को दिखाया गया कि देखो पीसफुल प्रोटेस्ट तक ठीक है, आगे आओगे तो फिर से ये सीए के समय में एक मॉडल आया था, योगी आदित्यनाथ का मॉडल, और उसने केवल हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे, फ्रांस में वो मॉडल लाया गया कि अगर आप सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करते हो प्रोटेस्ट के टाइम, रिकवरी नोटिस जाएगी। अगर आप उसमें शामिल दिखाई पड़ते हो, आपके घर पर बुलडोजर चलेगा। तो वो स्टाइल अब हिंदुस्तान का नहीं है, अलग अलग देशों से वो मांग की जा रही है। वहां के पब्लिक कह रहे हैं कि भाई इसमें तो योगी का मॉडल ही चाहिए, तो हिंदुस्तान में तो योगी का मॉडल चलेगा ही। इसलिए प्रदर्शन करते हैं तो भी बढ़िया, अगर नहीं करते हैं तो उसके बाद ये वक्फ बोर्ड पर जो धीरे धीरे कार्रवाई होगी, उसके बाद इन लोगों को पता चलेगा कि इतने सालों तक जो मनमर्जी से
सरकार को प्रभावित करके अपने अनुसार हम फैसले सुनवा रहे थे। अब वो समय खत्म हो गया है। अब फैसले वो होंगे जो सही है। फैसले किसी के कहने पर, किसी के दबाव में नहीं होंगे। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो वक्फ संशोधन बिल कानून बनने को तैयार है और इस कानून से ही विपक्ष की बौखलाहट जो है साफ साफ नजर आ रही है। आज देखिए कि किस तरह से अलग अलग राज्यों से तस्वीरें सामने आई। मुस्लिम समुदायों ने सड़क पर उतरकर वक्फ संशोधन बिल का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। हाथ में बैनर, पोस्टर, नारेबाजी भी लगते नजर आए। साथ में पुलिस भी जबरदस्त एक्शन में नजर आई है। कईयों की गिरफ्तारी भी हुई है, पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई है। मतलब जमकर सड़क पर उत्पात मचाने की कोशिश की गई है। लेकिन योगी की पुलिस उत्तर प्रदेश में तैनात है। बीजेपी शासित हर राज्यों में पुलिस की तैनाती है और पुलिस पूरी तैयार है कि अगर विपक्षी पार्टियों की तरफ से या मुसलमानों या मुस्लिम समुदाय की तरफ से इस विरोध प्रदर्शन को उग्र बनाया जाता है तो पुलिस जबरदस्त एक्शन भी लेगी। लेकिन बड़ी खबर आज की यह भी है कि एक एक कर अब अलग अलग दलों के नेता, मुस्लिम समुदाय संगठन के लोग सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी यह ऐलान कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, याचिका स्वीकार कर ली जाती है तो भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।